हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्कूल प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। देर आए दुरुस्त आए दोस्तों। अब हम अपना जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन अब कंटिन्यूस करेंगे यहाँ से। और हमने इसमें मार्च काफ़ी लेट हो गए थे। हमने पहले भी प्रॉमिस किया था कि मार्च महीने से और जुलाई तक का हमारे ऑलमोस्ट रेडी है। तो आज इसमें हम मार्च महीने से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसकी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगी, जिससे कि हमारा कवरेज बहुत फास्ट हो जाएगा। और ये जो बैकलॉग है अपना मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये पाँचों महीने मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन में मैं कवर कर दूंगा। 10 days मैक्सिमम आई विल टेक टू कवर ऑल दिस। ठीक है। इसमें आपको पता ही है एज यूजुअल कि एक जो हमारा वीडियो आता है पार्ट 1 हर महीने का, उसमें पहले जो 3 है, फर्स्ट 3 थीम डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट में नेक्स्ट 3 थीम डिस्कस होती हैं। और जो रिमेनिंग है 7 से स्टार्ट करके 7, 8, 9 आपका स्पोर्ट्स, प्लेसेस इन न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, मिसलेनियस और ब्रेन बूस्टर, ये हमारा डिस्कशन होता है एक पार्ट में। ये सारा एक पार्ट में डिस्कशन होगा। तो अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों। इसका एक आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों हमने ना इसमें ये आपका थीम वाला, थीम का भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला हुआ है। थीम का भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देखिएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ आप थीम, 2 थीम का हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, वो भी देखिएगा। यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये करंट अफेयर है दोस्तों, ये बहुत ही आपके लिए मस्ट है। आप इनको करोगे तो आपको 100% आपका हिट रेशो इसमें से मिलेगा। पिछली बार भी जब मैंने इनको डिस्कस किया था तो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, आई इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 2 क्वेश्चन को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे अपने नोट से कवर हो रहे थे। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना पॉलिटी का। और ये मैगजीन अब की बार देखो अच्छे फॉर्म में, इस पूरे मैगजीन के फॉर्म में इसको बनाया गया है। ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 38, 36 इतने पेजेस की ही ये मैगजीन रहने वाली है। ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिस्कस करते हैं मार्च महीने से। ठीक है। तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सबसे पहला आर्टिकल है पैसिव इथेनेशिया। तो इसमें आपको बेसिकली ये जानना है कि जैसे यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली पैसिव इथेनेशिया का जो केस है वो किस में अलाउड किया गया था। ये हरीश राणा का केस है, गाजियाबाद के ये रहने वाले थे। 13 साल की वेजिटेटिव स्टेट के बाद इनको फाइनली पैसिव इथेनेशिया का अलाउ कर दिया गया था। जस्टिस थे इसके JB पारदीवाला एंड KV विश्वनाथन। ठीक है। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 के अंडर कवर होता है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर इसको कवर किया गया है। इससे पहले जो अच्छा, पैसिव इथेनेशिया होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। पैसिव इथेनेशिया इन्वॉल्व्स विड्रॉल ऑफ द लाइफ सपोर्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम एक्टिव इथेनेशिया विच रिमेन्स इलीगल इन इंडिया। तो आपको इससे पता लग रहा होगा कि 2 तरीके के यूथेनेशिया होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि हम किसी को एक्सटर्नल एक्सटर्नल कुछ केमिकल देके या इंजेक्शन देके उसको हम, उसकी वेजिटेटिव स्टेट में अगर कोई है तो उसको हम डेथ देते हैं। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है कि वो लाइफ सपोर्ट पे है, मान लो वेंटिलेटर पे, बस जस्ट वो हटाना है। अगर उसके पास उसके बाद वो डेथ होती है उसकी, तो उसको बोलते हैं हम पैसिव यूथेनेशिया। तो इसके केस में अभी एक्टिव यूथेनेशिया तो स्टिल इंडिया में इलीगल है। पैसिव यूथेनेशिया इनको अभी अलाउ किया गया है, उनके जज आपको पता लग गए हैं। हाँ, और इससे पहले अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी लिविंग विल को और या फिर पैसिव यूथेनेशिया को अंडर स्ट्रिक्ट गाइड सेफ गार्ड के अंडर पहले भी हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है ओबीसी क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इनकम जो है अकेली कैन नॉट डिटरमाइन द क्रीमी लेयर स्टेटस। ठीक है। ये बस इसमें एक था, तो आप ये पता कीजिएगा कि क्रीमी लेयर का और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, क्रीमी लेयर में ओबीसी में ये जनरली आता है, जिसकी डिमांड कई बार SC और ST में भी लगाने की होती है। तो क्रीमी लेयर में क्या होता है कि आपकी 8 लाख से ऊपर इनकम हो, और कुछ अदर क्राइटेरियाज भी आते हैं कि लैंड के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो आपको ओबीसी, दो आप सोशली ओबीसी क्लास में आते हो, लेकिन आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एडमिशंस में, क्योंकि आप क्रीमी लेयर में आ गए हो अभी। ठीक है।
और ये इंदिरा साहनी केस में 1992 में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आया था, जिससे बोला था कि 50% रिजर्वेशन की सीलिंग है, वो मैक्सिमम है। लेकिन अब तो ये नहीं रही है, अब तो ईडब्ल्यूएस आने के बाद ये सीलिंग अब की ब्रीच हो गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को अब लीगल कर दिया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिएगा एक आर्टिकल 15 का 4 जो क्लोज है, एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा पब्लिक में, ये 16(4) में आता है और 15(4) में रिजर्वेशन की बात होती है। और ओबीसी है वो कमीशन है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये 338 बी में आता है। और 100 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था किसको, एनसीबीसी को। ठीक है, और SC/ST में क्रिमिनल स्टेटस आता नहीं है, ये बस इसमें इससे ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये न्यूज़ में था। ये फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जिसमें कम्युनिटी रखी गई थी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था कि इसमें मुस्लिम्स क्यों नहीं। अब भाई ये बगल वाली जो कंट्री है इसमें मुस्लिम तो ऑलरेडी आपके डोमिनेंट क्लास है ना, तो ये माइनॉरिटी है ही नहीं, वो मेजोरिटी है। तो हमने तो माइनॉरिटी जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको सिटीजनशिप देने के लिए बोला था, और वो भी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। अगर इन 3 कंट्रीज से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी अगर आते हैं, और क्रिश्चियंस जो माइनॉरिटी है वहाँ के, वो अगर आते हैं तो उनको हमने सिटीजनशिप देने की बात कही थी। और सिटीजनशिप वैसे कहाँ पे है, ये आर्टिकल 5 से 11 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है टू रेगुलेट सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, ये मुस्लिम्स तो नहीं है, ये तो पता ही है। हाँ, और ये दीपाली दास हैं, ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं आसाम में, जो CAA जो हुआ था अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इसको सिटीजनशिप मिली है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है अपना रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर। ठीक है, रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर, इसमें क्या क्या आता है कि भाई एक तो ये आर्टिकल 94C के C क्लॉज में डिस्कशन किया गया है रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर को। इसमें होता क्या है, ए रेजोल्यूशन 14 दिन के प्रायर नोटिस के साथ लोकसभा में, थोड़ा जूम कर लेते हैं, बाय एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा आफ्टर गिविंग 40 डेज का नोटिस, प्रायर नोटिस दिया जाएगा, उसके लिए रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा। और जो इफेक्टिव मेजोरिटी से रेजोल्यूशन को पास किया जाना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ मान लो 500 है तो 250 लोग इफेक्टिव मेजोरिटी इसको बोलते हैं। और जो सिंपल मेजोरिटी होती है वो तो प्रेजेंट की होती है, जैसे मान लो 400 प्रेजेंट है तो 200 में होगी, लेकिन इसके केस में इफेक्टिव मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल। जब उसके रिमूवल की बात हो रही होगी तब स्पीकर उसको प्रिसाइड नहीं कर सकता है। Speaker may participate in the debate and vote in the first instance if he is the member, but he has no casting vote। मतलब पहले इंस्टेंस पे ही वोटिंग कर सकता है कि भाई आया और पहले पे ही अपनी वोटिंग कर दी अपने फेवर में। अगर ऐसा है मान लो 200-200 हो जाते हैं दोनों तरफ वोट, तो तब वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको फर्स्ट इंस्टेंस पे ही वोट का अधिकार है अगर वो मेंबर है तो। इफ रेजोल्यूशन इज अडोप्टेड द स्पीकर सीजेज टू होल्ड द ऑफिस। अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो स्पीकर को हटना पड़ेगा। जनरली देखो ये रूलिंग पार्टी का होता है, और रूलिंग गवर्नमेंट के लिए ये काइंड ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरह ही ट्रीट होता है। अगर उनका वो स्पीकर हट रहा है तो इसका मतलब सरकार अभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अभी ओम बिरला जी के लिए आया था तो इसलिए न्यूज़ में है। और इससे पहले ये 4th इंस्टांस है, इससे पहले GV मावलंकर के लिए 1954 में, हुकम सिंह के लिए 1966 में, और बलराम झाकड़ जी के लिए 1987 में ये पहले भी रेजोल्यूशन आए हैं। ठीक है, ये स्पीकर के लिए 93 से 97 आर्टिकल में है। अमंग द मेंबर इसको चुना जाता है, सैलरी इसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। 94C में ये इसका रिमूवल के बारे में है। स्पीकर वैसे जनरली राइटिंग में डिप्टी स्पीकर को बोल के
रिजाइन भी कर सकता है और स्पीकर ऑफिस को कंटिन्यू करता है इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, जबकि नेक्स्ट फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा, जब तक नेक्स्ट लोकसभा नहीं आती, इसलिए कंटिन्यूस ऑफिस है, नेक्स्ट लोकसभा आएगी वो स्पीकर चुनेगी तब तक ये एग्जिस्ट करेगा। फिर ये मेजोरिटी है, देखो सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी भी बोलते हैं। सिंपल में तो क्या होता है कि भाई मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का। एब्सोल्यूट में क्या होता है, मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल मेंबर 200 543 हैं तो 272 वोट्स आपको नीडेड है ऐसे रेजोल्यूशन के लिए, एब्सोल्यूट के लिए, ठीक है। और इफेक्टिव के लिए मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग वैकेंसी। मान लो देखो ये तो है 543, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि भाई कोई मान लो किसी की डेथ हो रखी है या फिर कोई कंस्टिट्यूएंसी में किसी ने रिजाइन कर दिया, तो एट प्रेजेंट मान लो 530, एट प्रेजेंट 530 है, वैकेंसीज को हटा के मेंबर है, तो इसका 50% होगा वो इफेक्टिव होगा, जो कि हमें लोकसभा के लिए चाहिए भी होता है, ठीक है। मान लो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है 530, तो 266 वोट्स नीडेड है। स्पेशल मेजोरिटी देखो ये होता है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए। मेजोरिटी टोटल मेंबर से ज़्यादा होनी चाहिए, मान लो टोटल है अभी 500 तो 250 से तो ज़्यादा होने चाहिए, और 300 अगर प्रेजेंट है तो इसका 2/3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर स्टेट्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उसमें हाफ स्टेट्स का भी कंसेंट चाहिएगा विद सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये सब छोड़ दो, ये पढ़ लेना ये सब, ठीक है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका है मैटरनिटी लीव फॉर अडॉप्टिव मदर्स। अभी एक नया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें इक्वालिटी और मतलब चाइल्ड वेलफेयर के लिए एक डिसीजन है, लैंडमार्क डिसीजन है, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि अडॉप्टिव मदर्स का भी एंटाइटलमेंट है 12 वीक्स मैटरनिटी लीव का। कितने का? 12 वीक्स मैटरनिटी लीव का है, तो आपको ये याद रखना है इसमें। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। 15(3) में क्या है? स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 21 आर्टिकल क्या कहता है? राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू डिग्निटी, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। और अमेंडमेंट इंक्रीज द मैटरनिटी लीव फॉर बायोलॉजिकल मदर। बायोलॉजिकल के तो ये पहले 12 वीक्स थी, अब उसको 26 वीक कर दिया गया है। अभी एट प्रेजेंट सिनारियो क्या है कि बायोलॉजिकल मदर है उसके लिए अब 26 वीक है, जो कि 2017 के अमेंडमेंट के बाद है। अडॉप्टिव मदर के लिए अब इसको 12 वीक्स कर दिया गया है, और कमिश्निंग मदर के लिए भी इसको 12 वीक्स कर दिया गया है। अडॉप्टिव मदर कौन सी होती हैं? जो 3 मंथ से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करती हैं वो अडॉप्टिव मदर है। और कमिश्निंग मदर कौन सी है? वुमेन जो सरोगेसी के थ्रू जिनको बच्चा होता है वो है कमिश्निंग मदर। तो इन तीनों के लिए अभी ये मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में बताया गया कि उनको कितने कितने पेड लीव का एंटाइटलमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हाईलाइट क्या है। अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द एज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस। जो एज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। 3 महीने से छोटे का बच्चा आपको अडॉप्ट करना है, विद इन द लॉ में आपको अडॉप्शन करना है। एम्प्लॉय शुड हैव वर्कड एटलीस्ट 80 दिन उसने काम किया होना चाहिए पिछले 12 महीने में, तभी उसको ये बेनिफिट मिलेंगे। और 12 वीक्स तक, विद इन 12 वीक्स के अंदर आपको डेट ऑफ अडॉप्शन, मान लो आपने आज बच्चा लिया है तो आप नेक्स्ट 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो छुट्टियां लेनी है। बाकी इसमें आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मेडिकल बेनिफिट्स इंक्लूड वेजेज, मेडिकल बोनस एंड अदर अलाउंसेस भी इसमें आते हैं। और एम्प्लॉय जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन है वो वहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एंटी कन्वर्जन लॉ। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ राइट बिल 2026 ने प्रोहिबिट किया है कि कन्वर्जन जो फोर्स, फ्रॉड, कोर्शन और मैरिज पेनल्टी अप टू 7 ईयर्स इसमें, और 1 लाख का फाइन इसमें लगाया है कि अगर फ्रॉड से, कोर्शन से, फोर्स से अगर कोई कन्वर्जन होता है तो उस पर 1 लाख का फाइन और 7 साल की जेल होगी। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 ये भी इसी तरीके का है, इसमें 10 साल की इम्प्रिजनमेंट है और 25,000 का फाइन है, ठीक है। ये आपको याद रखना है
कि भाई राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन डज नॉट इंक्लूड राइट टू फोर्सिबली कन्वर्ट अनदर पर्सन। ये स्टेनविलेस एंड स्टेट ऑफ एमपी में 1971 की गाइडलाइन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ओपनली क्वीर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। मेनका गुरुस्वामी एक सीनियर एडवोकेट है, राज्यसभा में वेस्ट बंगाल से विद सपोर्ट ऑफ टीएमसी ये इलेक्ट हुई हैं राज्यसभा में। ये फर्स्ट क्वीर मेंबर है ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। उसके बाद गवर्नर के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, गवर्नर एक ईच स्टेट में होगा। फिर ये अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट 155 में है। 200 में उसका एसेंट टू द बिल है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर करता है अंडर 164 आर्टिकल के तहत। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है 213। ठीक है, और 123 किसकी है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, गवर्नर कैन गिव एसेंट, विद होल्ड एसेंट, रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट, रिटर्न नॉन मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। नॉन मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, अगर नॉन मनी बिल है तो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको पता ही है। अगला है ब्लू बुक प्रोटोकॉल। मिनिस्ट्री ने किसने इशू किया है, होम अफेयर ने। क्या, ब्लू बुक प्रोटोकॉल। ये क्या है, ऑफिशियल का जो सिक्योरिटी है और उसकी जो मूवमेंट है उसके लिए मैनुअल है फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। उसके ट्रैवल रूट, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इन सब को प्रिस्क्राइब करता है इमरजेंसी सिक्योरिटी प्रोसीजर। ठीक है, तो आपको याद रखना कि ब्लू बुक प्रोटोकॉल रिसेंटली वाज इन न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट, बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये तो फिर क्या है, फॉलोड बाय एसपीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट पुलिस, ये सब इसको फॉलो करती हैं। एसपीजी क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है जो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करता है। जेड प्लस इज द हाईएस्ट नॉन एसपीजी सिक्योरिटी कैटेगरी है। एसपीजी तो खाली प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके बाद जेड प्लस, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस, एसपीजी, ये इसके इंक्रीजिंग सिक्योरिटी सिनारियो है। उसके बाद एडीसी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड 6 शेड्यूल। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। आपको सबसे पहले देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक क्या है। आर्टिकल 244 के सब क्लॉज 2 में और 6 शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, तो मतलब मनी मतलब मणिपुर नहीं है। तो फिर आप देखोगे तो क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट में है। और 10 आई थिंक एडीसी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 3 3 3 और एक त्रिपुरा में 1, 3 3 3 और एक त्रिपुरा, तो ऐसे 10 है। मैक्सिमम इसमें 30 मेंबर्स हो सकते हैं। तो एक दो एक्सेप्शन है, बोडो जैसे आपको उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि 30 मेंबर्स इसमें मैक्सिमम होते हैं। मेजोरिटी इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। पावर क्या क्या है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टैक्सेशन का इसके पास पावर भी है। सब्जेक्ट किस किस से डील करते हैं ये लोग, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, कस्टमरी लॉज, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस एंड मैरिज। शेड्यूल 6 शेड्यूल प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी देन 5th शेड्यूल, ये ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस, ये कौन कौन से आर्टिकल में है, आप हम इनके बारे में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है कि भाई पार्लियामेंट 105 आर्टिकल में प्रिविलेजेस है और आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी 15 मेंबर की है, राज्यसभा में वो 10 मेंबर की है। ये अगर कोई ये उस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है कि अगर अपनी प्रिविलेजेस को कोई ब्रीच करता है। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। और भाई आर्टिकल 122 कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर इनटू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, और 212 क्या कहता है, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नीति आयोग का कुछ है कि भाई नीति छिब्बर सीईओ अपॉइंट हो गए हैं, पहले बीवीआर सुब्रमण्यम जी थे, इनकी जगह अब कौन आ गई है, निधि छिब्बर जी आ गए हैं। ठीक है, अब ये कब हुई थी, कौन इसको, ये सब आप देख लीजिएगा। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, फिर वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी है और सीईओ अभी है निधि छिब्बर। ये 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं नीति आयोग से रिलेटेड, ये आप इसमें याद कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस क्या है इसके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पॉलिसी थिंक टैंक है। एसडीजी मॉनिटरिंग करता है भाई, एसडीजी इंडेक्स भी निकालता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्रोग्राम है जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का भी अलग से एक रैंकिंग निकालता है।
उसके बाद क्रिएटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको बनाया गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और ना ही स्टेट्यूटरी बॉडी, ये भी इसको याद रखिए, ना तो कोई एक्ट से बनी है ना इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है। गवर्निंग काउंसिल में सारे ऑल चीफ मिनिस्टर्स एंड एलजीज ऑफ द यूटीज भी इसमें हैं। उसके बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या करती है भाई, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं, ये इसमें मेजरली मिनिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि ये कैबिनेट कमेटी है। तो अभी एट प्रेजेंट कितनी कैबिनेट कमेटियां आप मुझे बताओगे, और कैबिनेट कमेटी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, ना तो मेंशन इनका कॉन्स्टिट्यूशन में है, न किसी एक्ट के द्वारा इनको बनाया गया है। ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1966 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, और ये सपोर्ट की जाती हैं, सपोर्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट। जब मिलना होता है तब मिलते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको साल में एक बार मिलना है, 2 बार मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके मेजर फंक्शन है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है, रिव्यू करती हैं, डिसाइड्स ऑन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट, टेक्स की डिसीजंस ऑन न्यूक्लियर पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, अप्रूव मिलिट्री ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस, हैंडल्स क्राइसिस अफेक्टिंग द इंडियाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय सीएसएस कौन कौन से हैं भाई, 1998 का पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट लिया था, फिर स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम का डेवलपमेंट करना, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे चैलेंजेज को एग्जीक्यूट करना। तो अदर कुछ कुछ और भी हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी जो है उनका, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, ऐसी बहुत सारी और भी कैबिनेट कमेटी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अभी 10 है, पहले 8 हुआ करते थे। आप सबका नाम मुझे बताइए, और ये बताइए कि इनका चेयरमैन, सबका तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, 2 ऐसी हैं जिनके चेयरमैन है होम मिनिस्टर, वो बताइए। ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है। ठीक है, एरा ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड कंप्लाइंस। इसमें की फीचर्स क्या क्या है भाई, उसकी लैंग्वेज सिंपल करनी, क्योंकि देखो इन पहले क्या होता था, टैक्स की लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती थी, अब इसको सिंपल किया गया है। डिजिटल कंप्लाइंस एंड फेसलेस एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया गया है। इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है बेसिक टैक्सेशन प्रिंसिपल में। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, और ये 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रारंभ 2026 इनिशिएटिव है, एक कम्प्रिहेंसिव ट्रांजिशन एंड टैक्स पेयर सपोर्ट इनिशिएटिव फॉर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लॉ। अभी न्यू लॉ आया है, इसके लिए प्रारंभ 2026 एक इनिशिएटिव है। आपको पूछ लिया जाएगा प्रारंभ 2026 इनिशिएटिव आज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, ये है इनकम टैक्स जो एक्ट नया आया है उससे रिलेटेड है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। हाँ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सा होता है इंडिया में, जैसे एक तो सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और एक होता है सीबीआईसी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, इन कस्टम्स के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का डायरेक्ट टैक्स भी यही देखता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी यही देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था डायरेक्ट टैक्सेस वाला, और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत है। ये जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज टैक्सेस वगैरह को देखता है। पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जैसे अब इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, तो इसको रिनेम कर दिया था 2008 में जीएसटी के बाद। जीएसटी के बाद इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कर दिया गया था। ठीक है, ये आप देखिए, इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज डिवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कलेक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सीबीडीटी। ये सब इसमें छोटा है। पैन क्या क्या फुल फॉर्म है, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये सब छोटा छोटा इसमें फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा डिफरेंस है। नेचर क्या है भाई, डायरेक्टली इनकम और प्रॉफिट पे लिवाई होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये डायरेक्ट उसी पे होता है, ये शिफ्ट किया जा सकता है अदर्स पे। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के पार्ट हैं। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, ये सब है इनडायरेक्ट टैक्स के पार्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पंचायत राज प्रोविजंस। ये नॉर्मल है, बहुत बार रिपीटिव टॉपिक है, ये आता रहता है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और एक 74th हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी के लिए हुआ था। पार्ट 9 इसमें ऐड हुआ था। पार्ट कौन सा, 9, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक इसमें लिखा हुआ है। 11 शेड्यूल में ये आता है। 3 टायर गवर्नमेंट देता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
आर्टिकल 243D क्या है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड एसटी एसटीज के लिए पंचायत में, ठीक है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट किया, पंचायत राज इलेक्शन कंडक्ट कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। फाइनेंस कमीशन भी रिव्यू करता है हर 5 साल में फाइनेंसिस को। 29 सब्जेक्ट इसमें टोटल होते हैं, कितने होते हैं टोटल सब्जेक्ट, कितने होते हैं 29। पंचायत का पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 किसका है, पंचायत का। पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटी का। और 11th शेड्यूल होते हैं, 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है। 11th शेड्यूल में टोटल सब्जेक्ट्स हैं 29। 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये इसकी कमेटियां, जैसे बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी, ये सारी इसकी पहले कमेटियां बनी हुई हैं पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। ये आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये सरपंच पति का देखो क्या कंसेप्ट है कि भाई देखो, जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन है जिस सीट के लिए, वहाँ भी क्या हो रहा है, बस कंटेस्ट वुमेन कर रही है, लेकिन पूरा सिनारियो, पूरा सिचुएशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल किया जाता है उसके पति के द्वारा, इसलिए सरपंच पति का कंसेप्ट आया। तो इसको बोल रहे हैं कि भाई इसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। अब वुमेन को आगे आके इसमें एम्पावरमेंट दिखा गया अपने आप को, ऐसे सरपंच का रोल मॉडल अदा करना चाहिए। राजस्थान पहला ऐसा था नागौर में 1959 में, जहाँ पे पंचायत राज को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसमें हम अपना नेक्स्ट अगर अभी चलेंगे गवर्नेंस पे, ठीक है। ये अब गवर्नेंस में देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या क्या आर्टिकल्स हैं। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है सेंसस 2027। ये फर्स्ट डिजिटली, फुली डिजिटली सेंसस होगा हमारा, 16 सेंसस होगा। और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, वो इसको कंडक्ट कराता है। की फीचर्स इसमें क्या क्या रहते हैं, कास्ट इन्यूमरेशन, डिजिटल डाटा कलेक्शन, डिजिटल प्रोसेसिंग, सेल्फ इन्यूमरेशन ऑप्शंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग। नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुदर्शन पटनायक जी हमारे इसके नेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं। और मास्कोट में क्या है, प्रगति फीमेल में और विकास मेल में। पहले फेज में क्या होगा, हाउस लिस्टिंग होगा और हाउसिंग सेंसस होगा। दूसरे में क्या होगा, पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन होगा, जिसमें कास्ट सेंसस की जो बात कर रहे हैं। और सेकंड में होगा जिसपे अभी विवाद भी हुआ था कि भाई अभी तो आप कास्ट सेंसस कर ही नहीं रहे हो भाई, अब पहले फेज में करना ही नहीं है, पहले फेज में करना ही हाउस लिस्टिंग है, तो उसमें कास्ट सेंसस का कोई मतलब बनता नहीं है। तो पहला सेंसस कब हुआ था, 1872 में। और जो फर्स्ट सिंक्रोनियस सेंसस हुआ था वो 1881 में। ये पहला लॉर्ड मायो के टाइम पे, दूसरा लॉर्ड रिपन के टाइम पे। हर 10 साल में कंडक्ट करना है। और सेंसस एक्ट 1948 गवर्न करता है इसको। और सेंसस यूनियन लिस्ट में आता है, यूनियन सब्जेक्ट है। और ये यूनियन सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, वो 3 जो लिस्ट है ना, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट, उन 3 में से जो ये आता है ये यूनियन की लिस्ट में आता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर की लिस्ट, यूनियन, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये यूनियन की लिस्ट में आता है सेंसस। तो यूनियन का प्रेरोगेटिव है बेसिकली। ये आप देख लेना, यूनियन एंट्री लिस्ट में 69 नंबर पे है। अभी हमारे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण जी। उसके बाद प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश का है। ब्रॉडबैंड देना है और डिजिटल कनेक्टिविटी देनी है 20 लाख रूरल एंड सेमी अर्बन हाउस होल्ड को। वन OTT इंटरटेनमेंट हिंदुजा ग्रुप इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। भारत नेट प्रोग्राम के साथ इसको लिंक किया जाता है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, किसका, भारत नेट। भारत नेट को क्या है, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ये BBNL इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। कौन, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, उत्तराखंड का है। 4 धाम यात्रा पिलग्रिमेज के लिए है। आप इसमें बेसिकली ये जानना है कि वो 4 धाम कौन कौन से हैं। ये कुछ सर्विसेज हैं जो कॉमन रहती हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। क्या क्या है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। रिवर कौन सी है, अलकनंदा। देखो इसमें आपको ये याद रखना है, अलकनंदा डेडिकेटेड तो किससे है, लॉर्ड विष्णु से, इसको बद्रीनाथ। उसके बाद मंदाकिनी, यह है लॉर्ड शिवा से। उसके बाद भागीरथी गॉडेस दुर्गा से, और यमुना गॉडेस यमुना से। ये 4 धाम हैं और इनके थोड़ा की फीचर्स भी देख लीजिएगा। हिंदुइज्म के लिए बहुत सेक्रेड है ये,
और ये नर एंड नारायण रेंजेज ऑफ हिमालयन के बीच में लोकेटेड है बद्रीनाथ। फिर केदारनाथ क्या है, 12 ज्योतिर्लिंगम है जो भगवान शिव आते हैं, उनमें से एक है केदारनाथ। 3583 मीटर जो गढ़वाल हिमालय है उसकी इतनी इतनी ऊंचाई पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद ये 4 धाम का रूट है। ट्रेडिशनली ऑर्डर इसका ये ऐसा है कि पहले यमुनोत्री, फिर आगे जाएंगे तो गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। ठीक है, लास्ट में सबसे बाद में बद्रीनाथ आता है। उसके बाद एडिशनल फैक्ट में क्या क्या है ये सब देख लिया है आपने। ठीक है, उसके बाद नेशनल डेंटल कमीशन। नेशनल डेंटल कमीशन क्या है, एस्टेब्लिश हुआ है टू रेगुलेट डेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड। फर्स्ट चेयरमैन कौन है, डॉक्टर संजय तिवारी। शाइन ऐप इंडियन रेलवे ने बनाई है वर्क प्लेस सेफ्टी एंड ग्रीवेंस रिडर्सल के लिए, वुमेन एम्प्लॉय के लिए। दोनों को कवर करता है, परमानेंट एम्प्लॉयज को भी और कॉन्ट्रैक्चुअल को भी। ठीक है, ये सब आप देख लेना। इंटरनल कंप्लेन कमेटी ये सब पूरा विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे आईसीसी बनानी है, और ये सब विशाखा गाइडलाइन भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये भी याद रखना। उसके बाद साइन मॉड्यूल इंडियन रेलवे का है। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंशियल डिजिटल कंप्लेंट प्लेटफॉर्म है। इंडियन रेलवे में सेक्सुअल हरासमेंट के केस को रिपोर्ट करने के लिए इसको बनाया है। उसके बाद बीमस्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है। इंडिया ने फर्स्ट बीमस्टेक जो हुआ है यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम, उसको मुंबई एंड पुणे में होस्ट किया है, ये नॉर्मल है। उसके बाद क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए इसकी फुल फॉर्म है बीमस्टेक की। 1997 में 1997 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, और 7 इसमें कंट्रीज। हर कंट्री कौन कौन सी हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ना, देखो ऐसे याद करो, ये इंडिया है, इधर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3, उसके बाद इंडिया 4, उसके बाद श्रीलंका 5। ठीक है, और इसमें 2 है म्यांमार एंड थाईलैंड, ये आपको याद रखना, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, ये बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में ब्रिज का काम करता है। साउथ एशिया, ये सारी कंट्री कौन सी है, साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन सी है, नेपाल एंड थाईलैंड, जो कि इधर है अपने नॉर्थ ईस्ट के पास। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने एक बर्थ इनिशिएटिव स्कीम चलाई है। 25,000 दिए जाएंगे कपल को सेकेंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत एकदम से ड्रास्टिकली कम हो गई थी, 1.4 या 1.5 के आसपास आ गई थी, जिससे फ्यूचर में इनको एक ओल्ड पॉपुलेशन, मतलब ओल्ड पॉपुलेशन होने का एक खतरा है, जिससे कि इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बर्थ इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दिया। वही आपको इतना याद रखना है कि किस स्टेट ने दिया, आंध्रा ने दिया है। 2.1 है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। अगर TFR 2.1 है तो इसका मतलब न कितना तो देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी न घटेगी। ठीक है, साउदर्न स्टेट्स में इसको अच्छा काम किया गया है, और जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जो अचीव की थी, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, वो केरला ने सबसे पहले की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। क्या है, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर के तहत ये आती है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इसको देखता है। इसमें क्या है, जेनरिक मेडिसिन की गुड क्वालिटी की जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट जन औषधि केंद्र में अक्रॉस इंडिया दी जाती है। ठीक है, जन औषधि दी जाती है। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है, ये नॉर्मल है। ये क्वालिटी एश्योर की जाती है, अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, ये सब आपको पता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। ये मार्च 2008 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, सेम क्वालिटी सेम इफेक्ट लोअर प्राइस, ये जेनरिक का रूल है, प्रिंसिपल जिस पे जेनरिक मेडिसिन काम करती है। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा केंद्र हैं जो हमने ओपन कर दिए हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट इनोवेशन मिशन त्रिपुरा। त्रिपुरा फर्स्ट स्टेट बन गया है ऐसा
स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च करने वाला अंडर द फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द नीति आयोग। भव्या, भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट योजना। भव्या का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट योजना। ठीक है, ये क्या है? बिल्डिंग इंडस्ट्रियल इंडिया ऑफ द फ्यूचर। 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं। क्या कराने हैं? 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हैं अक्रॉस इंडिया। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड इसकी डिपार्टमेंट है जो इसको देख रहा है। 33,660 करोड़ का इसमें बजट आउटले है और 2026-23 के पीरियड से लेके 2031-32 तक के पीरियड को ये बनाए जाएंगे। और प्लग एंड प्ले में फैसिलिटीज क्या क्या है आपको देखना है भाई। एक तो रेडी लैंड मिलेगी, वाटर सप्लाई इसमें चालू मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें मिलेगी, रोड्स इसमें मिलेंगे, वेयर हाउसिंग पूरे मिलेंगे, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा इसमें ऑल एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू इनेबल इंडस्ट्री को सिर्फ आके अपना सेटअप करना है। मिनिमम टाइम लगेगा, एफिशिएंसी उनकी पूरी रहेगी, इसमें ये किया जाता है। मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट क्या है? 100 एकड़ जनरल एरिया के लिए और 25 एकड़ नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट के लिए मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए। अबाउट प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क के लिए क्या क्या है? इंडस्ट्री कैन स्टार्ट क्विकली विदाउट वरिंग अबाउट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको वरी नहीं करना है, आए अपना काम करें। ये एमएसएमई, लार्ज इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और लॉजिस्टिक कंप्लेंट्स इन सबको कैटर करता है, इनको सपोर्ट करता है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को भी इफेक्टिव बनाता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी न्यूज में था ये, इसने अपना 25वां फाउंडेशन डे मनाया है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, इसके मेजर काम क्या क्या है भाई? स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, स्टार रेटिंग सिस्टम जो मिलता है बिल्डिंग को, बिल्डिंग कोड, डिमांड साइड मैनेजमेंट और ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ये देता है। फर्स्ट 1 स्टार किसी को दिया तो लोवेस्ट एफिशिएंसी है, 5 स्टार किसी को दिया तो हाईएस्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, इस आर्टिकल में जो ये है अपना नेशनल एआई स्किल इनिशिएटिव। नेशनल एआई स्किल इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गूगल और यूट्यूब ने इन्होंने पार्टनरशिप में लॉन्च किया है। क्या है? 15,000 यूथ को ट्रेन करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब आपको याद रखना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जिसको हम बोलते हैं एवीजीसी सेक्टर। एवी मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग एंड कॉमिक्स, जिसके लिए अब की बार एक नया वर्ड भी यूज किया गया था। आप वो बताइए मुझे कौन सा यूज किया गया था, कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं इसको? पिंक इकोनॉमी ऐसे कुछ था, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ये सब इसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एक एडॉप्शन काउंसलिंग इन्होंने कहाँ की है? भोपाल में। ये एडॉप्शन करती है भाई, एडॉप्शन का रेगुलेशंस करती है, मॉनिटरिंग करती है एडॉप्शन एजेंसीज की, इंटर कंट्री चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ये सब करती है। ये छोटी सी बात है। स्टेटस इसका क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को भी ये गवर्न करती है। उसके बाद नोडल एजेंसी है अडॉप्शन इन इंडिया में, बोथ डोमेस्टिक और इंटर कंट्री एडॉप्शन को दोनों को हैंडल करती है। इंडिया जो सिग्नेटरी है वो हेग कन्वेंशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेग कन्वेंशन क्या है? ये इंटर कंट्री एडॉप्शन से रिलेटेड है कि भाई मान लो अपने को यूके से, अपने किसी कपल को यूके से बच्चा अडॉप्ट करना है तो उस सब को भी ये हैंडल करती है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी। और हेग कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेटरी है, याद रखना आपको। उसके बाद रोड सेफ्टी इनिशिएटिव में क्या है? यूएन ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी, सचिन तेंदुलकर को यूएन ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी अपॉइंट किया गया है। राहवीर योजना, राहवीर योजना क्या है? सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए एनकरेज करती है, सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए रोड विक्टिम्स की, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की। गोल्डन आवर में, गोल्डन आवर क्या होता है? एक्सीडेंट के विदिन 1 आवर का जो होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं, जिसमें ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ट्रीटमेंट को फ्री होता है। 25,000 रुपये ऐसे लोगों को दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गुड स्मार्टन गाइडलाइंस भी ये पहले आई थी, ये जो हेल्प करते हैं रोड विक्टिम्स, एक्सीडेंट विक्टिम्स की, उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन देती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर इसको इशू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस ने इसको बैक किया था, है ना। इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट
नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ है जो ग्लोबली है, ये एक आंकड़ा है, याद रखना है। उसके बाद हनुमान प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है, क्या है हनुमान प्रोजेक्ट, ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए है, स्पेसिफिकली एलिफेंट रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, एलिफेंट 1992 में आया था, प्रोजेक्ट एशियाटिक लाइन के लिए आया था, एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आया था, और स्नो लियोपार्ड के लिए सिक्योर हिमालय के लिए एक प्रोग्राम आया था, ठीक है। नॉर्मल बातें हैं, इनको आप छोड़ दीजिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च ये हुआ था, ये सबको पता है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो सिग्निफिकेंट है, कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा, कर्नाटका, आसाम, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 है, उसमें क्या क्या है, इसमें फिनलैंड को रैंक 1 दिया गया है 9th कंजिक्यूटिव ईयर के लिए, किसके लिए, 9th कंजिक्यूटिव ईयर के लिए फिनलैंड का रैंक फर्स्ट है, इंडिया 116 पे है, 116वें पे है, और ये गैलोप वर्ल्ड पोल डाटा के बेस पे इसको निकाला जाता है, और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन इसको निकालता है एनुअली। इसमें जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जनरसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन, ये सब देखा जाता है। ये इंडिया की पोजीशन है। इंडिया रफली इसी उसमें चल रहा है कि कभी तो हम अच्छा होते हैं, 111वीं पोजीशन पे भी आए हैं हम, तो अच्छा हुए थे 2024 में, फिर डिक्रीज हुई, अब दोबारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, तो रफली इंडिया उसी में। टॉप 5 है फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड, वही कंट्रीज है जो हर मतलब इस तरीके की इंडेक्स में हमेशा टॉप पे आती हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 निकाला है, और पाकिस्तान मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री निकल के आया है, और इंडिया का रैंक है 13th ग्लोबली। ये इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको निकालता है, हेडक्वार्टर इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टेरर इंसिडेंट्स पे, डेथ पे, इंजरीज पे, हॉस्टेजेस पे, इन सब के बेस पे ये निकलता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में हम देखते हैं, हमारा पॉलिटी और गवर्नेंस खत्म हुआ, अब इकोनॉमी जो हमारा थर्ड पिलर है अपनी मैगजीन का, जो हम पार्ट 1 में कवर करते हैं, उसमें से इकोनॉमी में हम आ गए हैं। अब ये जीडीपी, सीपीआई, आईपी का बेस ईयर का कुछ रिवीजन हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या है। और जीडीपी का है न्यू 2022 से 23, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 22-23 है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है 2024, तो ये आप याद रखना, ठीक है। और ये नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस एनएसओ मोस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, वो उसको कंपाइल करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्पी ने बेस ये रिवाइज किए हैं, कारण क्या है कि की मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर का जो हमने बेस ये रिवाइज किया है, चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और एआई, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ग्रीन हाइड्रोजन, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने बेस ईयर को रिवाइज किया है। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी भाई हर क्वार्टरली पब्लिश की जाती है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, 4 में हर में इसको पब्लिश किया जाता है। ये मॉनेटरी वैल्यू निकालती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी इन ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली फाइनेंशियल ईयर इसमें रखते हैं कि भाई जीडीपी है क्या, ये एक मॉनेटरी वैल्यू है, मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, टेरिटरी में उस कंट्री की स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर इसमें रखा जाता है। नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इसको कैलकुलेट करता है, क्वार्टरली इसको पब्लिश किया जाता है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मेजर्स रियल ग्रोथ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। और जीडीपी एट करंट प्राइसेस मतलब मेजर्स नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अगर उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो उसको कांस्टेंट प्राइस पे बोलते हैं। उसके बाद इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस कौन कंपाइल करता है, एनएसओ इसको कंपाइल करता है। शॉर्ट टर्म चेंजेस निकालता है इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, माइनिंग, एमएमई माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 इसमें ये बेसिक ब्रॉड सेक्टर को कवर करता है। कौन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसको कवर करता है। इट इज अ वॉल्यूम इंडेक्स है विच मेजर्स चेंजेस इन द फिजिकल प्रोडक्शन नॉट प्राइसेस, प्राइसेस में नहीं, एक फिजिकल वॉल्यूम के बेस पे देखा जाता है कि कितना वॉल्यूम बढ़ा, कितना मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ा, कितना माइनिंग का बढ़ा, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखिएगा, कंज्यूमर प्राइस ये क्या है, मेजर रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हाउस होल्ड का ये प्राइसेस को मेजर करता है। एनएसओ इसको कंपाइल करता है, यूज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ऑफ आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए, सीपीआई को ही वो लोग देते हैं, जो कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग उनका होना चाहिए 4 ± 2 का वो
टारगेट रखते हैं, इसलिए रेंज 2 से 6 के बीच में उनको इन्फ्लेशन रखना होता है। ठीक है, आईआईपी का सेक्टर वाइज वेट देख लीजिएगा कितना है। मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा है, एमएमई में एमईएम से याद रखिएगा, एमईएम मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा है 77.63%, इलेक्ट्रिसिटी का 19.42% और माइनिंग का है 2.95%। सबसे कम इसमें क्या है, माइनिंग का है। उसके बाद आईआईपी जो क्लासिफिकेशन बेस ईयर 2022-23 है वो क्या क्या यूज करती है, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, ये सबको यूज करता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं जो कि 40.27% वेट रखती हैं आईआईपी में, जिसमें क्या क्या आता है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है। 8 कोर इंडस्ट्री है, ये अलग से एक है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलग है, उसमें भी 8 कोर इंडस्ट्री का एक अलग से निकलता है जो कि 40.27 जो वेट रखते हैं आईआईपी का, उनका एक अलग से निकलता है। और वो 8 कौन कौन से हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ कुछ प्रीलिम के लिए फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। ये मतलब छोटा छोटा ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि भाई एमपीसी 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से, फिर क्या क्या डिसीजन होता है, डब्ल्यूपीआई कैसे, ये सब याद करने की जरूरत आपको नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसने रिलीज किया है, नीति आयोग ने। किस किस बेस पे ये एसेस करता है स्टेट्स को, फिजिकल स्ट्रेंथ पे, डेट सस्टेनेबिलिटी पे, एक्सपेंडिचर क्वालिटी पे और रिवेन्यू मोबिलाइजेशन पे और फिजिकल मैनेजमेंट पे। जिसमें मेजर स्टेट कौन है, उड़ीसा का रैंक टॉप आया है और गोवा सेकंड पे है और थर्ड पे झारखंड है। तो इनके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पे ये नीति आयोग का रैंकिंग निकाली है, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे आया है। उत्तर प्रदेश का 8th रैंक है, फ्रंट रनर स्टेट है। पंजाब और मणिपुर अमंग द वीकेस्ट परफॉर्मेंस है, कौन कौन सा, पंजाब और मणिपुर। मणिपुर में तो देखो अभी प्रेसिडेंट रूल भी लगा था और काफ़ी गवर्नेंस वहाँ पे रही नहीं है इतना खास। ठीक है, नीति आयोग 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, सबको पता है। अभी चेयरमैन उसके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं नीति आयोग के, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी हैं, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। आप हमने ऊपर डिस्कस किया, आप ये बताइए कि अभी इनके सीईओ कौन बने हैं और किसको रिप्लेस किया है, अभी पॉलिटी में ही डिस्कस किया था, आप बताइए। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टेट्यूटरी बॉडी है। तो उसके बाद इनोवेटर बिजनेस एनवायरमेंटल इंडेक्स, स्टार्टअप ब्लिंक इंडेक्स 2026 दोनों एक ही हैं। इंडिया का इसमें 54th रैंक आया है और एशिया में 10th आया है। जो हमारा टोटल स्कोर रहा है वो इसमें 55 रहा है, ये आपको याद रखना। चाइना, इंडिया जो चाइना का 85th रैंक है उससे भी हम आगे हैं, ये एक आप याद रखने की बात है कि भाई इनोवेटर बिजनेस एनवायरमेंटल इंडेक्स में हम चाइना से आगे हैं। जो किस किस चीज़ को इवेलुएट करता है आपको अगर ये पता होगा, जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम, इनोवेशन कैपेबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, इंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब इसमें 5 चीज़ें रखी गई हैं। इसमें हमारा 10th एशिया पैसिफिक में और 54 ग्लोबल रैंक है, चाइना से हम आगे हैं। और इंडिया में जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर यूएसए एंड चाइना के बाद हम 3rd नंबर पे हैं। स्टार्टअप इंडिया जो हमने 2016 में लॉन्च किया था उससे हमारे को फायदा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेट ट्रेड डीपीआईआईटी एक नोडल एजेंसी है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फंड्स ऑफ स्टार्टअप इसको मेंटेन करता है। फंड ऑफ फंड्स को कौन मेंटेन करता है, आपका सिड भी इसको मेंटेन करता है। इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न क्या होती हैं, जो स्टार्टअप जिनका वैल्यू है वो यूएस के $1 बिलियन यूएस से ज़्यादा होता है। मेजर स्टार्टअप हब कौन कौन से हैं, अपना बेंगलोर है, दिल्ली एनसीआर है, मुंबई है, हैदराबाद है और पुणे है। उसके बाद हुरन ने एक सेल्फ मेड वुमेन लिस्ट निकाली है, ठीक है, जिसमें वेल्थ अगर किसी वुमेन ने अपने आप बनाई है, अपने आप इंटरप्रेन्योर स्किल से उसने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया है, उसको इनहेरिटेंस में नहीं मिली है। उसमें 3 वुमेन को रखा गया है, राधा वेम्पू, फाल्गुनी नायर और किरण मजुमदार शाह जी। सेक्टर इनके देखिए, राधा वेम्बू है वो जोहो है की फाउंडर है कंपनी, फाल्गुनी नायर जी हैं वो नायका की हैं और किरण मजुमदार शाह ये बायकॉन की हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद क्या है, वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स, एक्सक्यूज मी दोस्तों, वुमेन लेड थोड़ा एक बार बीच में फ़ोन आ गया था तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप है वो सपोर्टेड कौन कौन सी स्कीम के द्वारा है, स्टार्टअप इंडिया और
स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब के द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अपना ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि भाई बाहर से कितना पैसा अपने कंट्री में आता है, और एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जो जनरली स्टेबल उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। स्टेबल जैसे बोले तो कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट स्किल्स में, इन सब में इन्वेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट में वो FII होता है। तो उसमें क्या होता है, वो काफ़ी वोलेटाइल होता है। इसमें कैपिटल में इन्वेस्ट करना ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है। ऊपर से क्या है, प्रेस नोट जो PN3 है वो अभी भी FDI को रेगुलेट करेगा फ्रॉम कंट्रीज जिसके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं विद इंडिया, जिसके लिए परमिशन अलग से निकालनी पड़ती है, जिसमें हर छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी अप्रूवल से ही होगी। बाकी कंट्रीज के लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट होता है और गवर्नमेंट रूट होता है, वो दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। हायर हायर ओनरशिप और ये गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर होता है, इसको छोड़ दीजिएगा। मेजर FDI सोर्स रिमेन सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट से हम टॉप पे हैं। और उसके बाद इनकी नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। रेगुलेटर RBI करता है। टॉप इन्वेस्टर सिंगापुर एंड USA है। लीडिंग स्टेट महाराष्ट्र है। कंट्री जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। ठीक है। तो प्रेस नोट 3 जो है वो 2020 में इंडक्ट हुआ था। जो अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है और एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे जो दिक्कत आई थी उसको बचाने के लिए किया गया था। इससे क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल का, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल बहुत जरूरी होता है अगर इन कंट्रीज से, लैंड बॉर्डर कंट्रीज से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, ये अभी भी चालू है और ये फीमा के तहत इसको गवर्न किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत इसको गवर्न किया जाता है। एक ऑटोमेटिक रूट होता है, नो प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट रूट होता है कि भाई आपको गवर्नमेंट की जरूरत है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी किसी सेक्टर के लिए 74% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत है, किसी में 49 का है, तो इतना आपको अंदर तक नहीं जाना है। ठीक है। ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर इन एंटरप्राइज इन अदर कंट्री विद ए लास्टिंग इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑटोमेटिक रूट में क्या है भाई, अप्रूवल ये सब, गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट का अप्रूवल। उसके बाद FDI लिमिट एज नोटिफाइड इन द कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी में इसको मेंशन किया गया है। ये फास्टर और ईजियर होता है। मोस्ट सेक्टर्स इसमें ऑटोमेटिक होता है, उसमें IT, सर्विस, ट्रेडिंग वगैरह ये सब होता है। डिफेंस, टेक्निकल, प्रिंट मीडिया, ये सब में, एयरलाइंस वगैरह में इसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंस क्या है FDI की भाई, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, bring advancement technology and skills, create employment opportunity, improves productivity and competitiveness, promotes export and integration with the global economy। ये सब पढ़ लिया आपने। ठीक है। उसके बाद हुरन रिच ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, इंडिया का रैंक कितना है, थर्ड है ग्लोबली विद 308 बिलियन ईयर्स। और सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं, चाइना में है सबसे ज़्यादा, रैंक 1 1110 बिलियन ईयर। USA में है 1000 और इंडिया में है 308। और इलॉन मस्क है वो सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी भी बने हुए हैं। मुकेश अंबानी इंडिया के बने हुए हैं और रिचेस्ट एशियन है। गौतम अडानी रैंक 2nd पे है। उसके बाद मुंबई जो हुआ है अपना, वो इंडिया की बिलियनियर कैपिटल है। 95 बिलियनियर्स यहाँ पे रहते हैं। और मुंबई जो है SBI, सॉरी, RBI, सेबी, BSE, NSE, इन सब का हेडक्वार्टर भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश्ड इन 1875, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और सेबी जो एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। कुछ थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर कौन है, सुरमेधा, फाउंडर ऑफ मैकॉर्ड AI स्टार्टअप, ये वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए हैं। ठीक है, इनको याद रखना है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा अभी हो गया है वो 728.49 बिलियन US डॉलर हो गया है। इसमें क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, गोल्ड आता है, SDR आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, और RTP आता है, रिवर्स ट्रांसपोज पोजीशन विद IMF। ठीक है, इसको आपको इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है, रिजर्व डाटा जो वीकली रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। और FCA
फॉर्म्स द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द फॉरेक्स। जो फॉरेन करेंसी एसेट है ये लार्जेस्ट है। और एसडीआर इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है क्रिएटेड बाय आईएमएफ। हाईएस्ट रिजर्व इम्प्रूव द कंट्री इम्पोर्ट कवर। जैसे मान लो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व जितना ज़्यादा है उतना हम इम्पोर्ट कैपेसिटी रखते हैं, उतने हम इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो ये किसी भी देश की इम्पोर्ट कैपेसिटी को बताता है। तो हाईएस्ट द फॉरेक्स रिजर्व बेटर द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। उसके बाद रिलीफ स्कीम है लॉन्च्ड ईसीजीसी लिमिटेड, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू इसको लॉन्च किया गया है। एक्सपोर्ट जो इफेक्ट हुआ था वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के कारण, रेड सी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, उन एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए किया गया है। ये इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है विद कवरेज अप टू 100% ऑफ फॉर एलिजिबल शिपमेंट्स के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ईसीजीसी लिमिटेड है वो 1957 में एस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आती है। इंडिया की जो इंडिया आज एक्सपोर्ट जो करता है टारगेट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 को ये सपोर्ट करती है। रेड सी यूरोप और एशिया का ट्रेड रूट है। स्वेज कैनाल से 12% ग्लोबल ट्रेड होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस्टेब्लिश किया है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, ताकि जो क्रूड ऑयल शॉक, एलपीजी प्राइस वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन के कारण जो दिक्कत आई है उसको स्टेबलाइज किया जा सके, उसको क्वेश्चन किया जा सके। और सिमिलर ऐसे कुछ फंड है नॉर्वे, यूएई और सऊदी अरबिया में भी है। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, छोड़ सकते हो। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा जो पहला बैंक बन गया है इंडियन बैंक, जिसने 10,000 करोड़ रुपया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उठाया है। ठीक है। और ये ग्रीन बॉन्ड फाइनेंस किस किस को करती है? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को, ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी को, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को। रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। ग्रीन बॉन्ड एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, सोशल बॉन्ड सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, और सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड एनवायरमेंटल प्लस सोशल प्रोजेक्ट के लिए। ये आपके पास शायद यूपीएससी में पूछा भी गया था। उसके बाद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, तमिलनाडु इंडिया का लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट बन गया है विद 21 to 22% शेयर इसका नेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में है। अदर कौन कौन से हैं? गुजरात और महाराष्ट्र है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, टेक्सटाइल का और गारमेंट्स का। मेजर टेक्सटाइल हब कौन कौन से हैं? तिरुपुर नितवेर, सूरत सिंथेटिक के लिए, लुधियाना वुलन के लिए और पानीपत होम फर्निशिंग के लिए। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलता है टेक्सटाइल में? एग्रीकल्चर के बाद। उसके बाद एनडीएमसी अचीवमेंट, ठीक है, एनएमडीसी का अचीवमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिया माइनिंग कंपनी है टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन ऑफ आयरन और इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। 2025-26 में पहली ऐसी इंडियन माइनिंग कंपनी बन गई जिसने 50 मिलियन टन का आयरन और सिंगल फाइनेंशियल ईयर में बनाया है। ये लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है। नवरत्ना पीएसयू है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है। नवरत्ना स्टेटस, आप नवरत्ना में इनमें फ़र्क बताइए। मैंने एक बार पहले भी किसी मंथ में डिस्कस किया है बहुत कंप्रिहेंसिवली कि जैसे महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सब का कैटेगरी कैसे इनको डिसाइड करते हैं। इंडिया में कौन कौन सी महारत्ना कंपनी वो भी बताइए। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है। मेजर माइंस कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में लोकेटेड है। उसके बाद ये जो हम एनएमडीसी की बात करें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर स्टील मिनिस्ट्री के अंडर। नवरत्ना है 2008 से 1958 में फाउंड की गई थी। और सेंट्रल सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। अमिताभ मुखर्जी इसके चेयरमैन कम सीएमडी हैं। ठीक है। कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में मेजर माइंस हैं। बालाडीला आयरन और माइंस वन ऑफ द लार्जेस्ट आयरन माइंस इन द वर्ल्ड है। कौन सी? बालाडीला छत्तीसगढ़ में है। और उसके बाद दोनीमलाई, कुमारास्वामी, अज्जनहल्ली, कुद्रेमुख, ये कहाँ की है? कर्नाटका की है। आयरन ओर के बारे में कुछ देख लीजिएगा। प्राइमरली रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्टील के लिए यूज किया जाता है। 28 बिलियन टन का हमारे पास रिजर्व है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, गोवा ये हमारे मेन स्टेट हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में ये अकर होता है। ये नॉर्मल ऊपर इन्फॉर्मेशन सारी कवर हो चुकी है। उड़ीसा 43% है, छत्तीसगढ़ 24%, कर्नाटका 20%। आप कलेक्टिवली अगर ये देखोगे
तो ये कम से कम 90% तो इन्हीं स्टेट्स का हो जाता है लमसम, ठीक है। बाकी फिर झारखंड, गोवा और अदर्स में भी आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम चलते हैं शुगर कंजम्पशन के लिए। इंडिया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर ऑफ शुगर बन गया है, ठीक है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, शुगर प्रोड्यूस शुगर केन से मेनली इंडिया में होता है, और शुगर बीट टेम्परेट कंट्रीज में शुगर बीट से होता है। मेजर बायो प्रोडक्ट इसके कौन कौन से हैं? इथेनॉल, मोलासिस और बगासिस इसके मेजर प्रोडक्ट हैं। लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। मेजर शुगर स्टेट में महाराष्ट्र भी आता है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद भारत स्टील 2026 समिट हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। ईयर 2030 में हमारा टारगेट है 300 मिलियन टन, और 35 में हमारा है 400 मिलियन टन। इंडिया जो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है ग्लोबली। नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 से हम आज भी गाइडेड है। मेजर कौन कौन से हैं? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग स्टेट है। स्टील कोर इंडस्ट्री में आता है, और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री जो हमने पहले डिस्कस की है उसका भी एक स्टील एक पार्ट है 8 में से, ठीक है। उसके बाद अमोर्फस मेटल मैन्युफैक्चरिंग, जापानीज कंपनीज प्रोटेरियल लिमिटेड ने 80 मिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया है इंडिया की पहली अमोर्फस मेट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। आपको इतना याद रखना है कि भाई कहाँ पे? श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में। जापानीज कंपनी का नाम क्या है? प्रोटेरियल लिमिटेड। किसमें क्या है? इंडिया की फर्स्ट अमोर्फस मेटल गैस, ठीक है, मेट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी श्रीकोटा में। टेक्नोलॉजी जो रिड्यूस कर सकती है वो 20 to 60% जो लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर लॉस, उनको रिड्यूस कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है कोकोनट प्रोडक्शन का। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर है। 30% लमसम ग्लोबल प्रोडक्शन का हमारे पास है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हमारा हेडक्वार्टर कोची में है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। मोस्टली साउदर्न स्टेट में ये होता है कोकोनट, और इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है शिप्री का आर्म्स रिपोर्ट है 2020 से 24 का। शिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया को इसने सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बताया है यूक्रेन के बाद। यूक्रेन में देखो युद्ध चल रहा है, वो तो कर ही रहे हैं। उसके बाद इंडिया सेकंड है। और शिप्री जो एस्टेब्लिश हुआ था 1966 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम स्वीडन में है। और ये रिपोर्ट्स किस किस पे चीज पे पब्लिश करती है? आर्म्स ट्रांसफर पे, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे, न्यूक्लियर वेपन्स पे, ग्लोबल सिक्योरिटी, इन सब पे ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो इंडिया किसमें? सेकंड है इंपोर्टर में। और हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप मुझे ये बताइएगा। मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ पे? इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है। पहला किसका है? चाइना का। दूसरा किसका है? यूएसए का। और तीसरा किसका है? इंडिया का। फर्स्ट मेट्रो जो चली थी कलकत्ता में चली थी 1984 में, और सबसे लॉन्गेस्ट मेट्रो है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारे ये 3 सेक्शन कवर होते हैं। नेक्स्ट ये 13 पेज तक हमारा हो गया है फर्स्ट पार्ट कवर। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, फिर साइंस एंड टेक एंड डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो हमारा सेकंड पार्ट में कवर होंगे ये सारी चीज़ें। फर्स्ट पार्ट में हमारा यहाँ तक होता है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, और इस तरीके से अब हमारे सारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। एक एक करके हम पूरा बैकलॉग कवर कर देंगे। और जो एक थीम वाला है, जो हमने बोला कि 60-70 प्लस थीम्स हैं, उसका भी साइड बाय साइड लेक्चर आते रहेंगे। 2 लेक्चर्स 2 सीरीज चलती रहेंगी, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपने पार्ट 2 में।